हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, है ना। तो देखिए, एपोमिक्सिस की जो डिस्कवरी है, डिस्कवर्ड बाय विंकलर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय विंकलर। तो विंकलर ने इसको नोट किया था। अब एपोमिक्सिस है क्या, इसको लेकर के आप अलग अलग बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिटेल आपको मिलेगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो अगर इसको सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर आप इसको समझिए तो किसी भी प्लांट में होने वाले, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव या फिर सेक्सुअल, यही मेथड्स होते हैं। तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ करके, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ करके किसी भी और तरीके से अगर प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है या उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है या सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सभी प्रोसेस आपके कंसीडर हो जाते हैं किसमें, एपोमिक्सिस में। बात समझ में आई। तो एपोमिक्सिस हमारा क्या हो गया, वो सभी प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है, ठीक है, और प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे सभी प्रोसेस को हम लोग किस में रखेंगे, एपोमिक्सिस। इसीलिए एपोमिक्सिस को कई तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? पहला, इट इज एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इट इज पैरासेक्सुअल साइकिल इन प्लांट। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पहला पैरासेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैरेलल, लेकिन रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल है, ठीक है। और जो आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन उसको भी समझ लीजिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इट इज डेवलपमेंट of seed without fertilization। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन की बात हम लोग कर लिए, यानी कि हम लोग किसकी बात कर लिए, पार्थेनोजेनेसिस की, ठीक है। तो अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी सीड कैसे बनेगा, एम्ब्रियो से ही, क्योंकि एम्ब्रियो के बिना सीड का कोई मतलब नहीं है। तो यानी एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो बिना सेक्सुअल प्रोडक्शन के बन रहा है, यानी किससे बन रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। अब सवाल उठता है कि इसको एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर, तो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, जो भी सेल्स वगैरह बन रहे हैं, उनसे भी बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, आपका क्या बन जा रहा है, एम्ब्रियो बन जा रहा है, सीड बन जा रही है, तो वो हमारा एपोमिक्सिस होगा। तो जो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होती है, नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल होती है, उस नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो एम्फीमिक्सिस में दो चीजें होती हैं, दो इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। एक होता है मियोसिस, गैमेट बनाने के लिए ज्यादातर क्या होता है, मियोसिस होता है, और प्लस गैमेट्स बनते हैं तो सिनगैमी होती है, यानी उनका फ्यूजन होता है तो सिनगैमी। तो मियोसिस और सिनगैमी, ये दोनों प्रोसेस अगर इन्वॉल्व हैं, दोनों इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल यानी एम्फीमिक्सिस बोलेंगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी मिस है, नहीं हो रहा है, या दोनों ही इवेंट एब्सेंट है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। यानी एपोमिक्सिस में एक चीज और बोल सकते हैं, विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, बिना मियोसिस और सिनगैमी के ये प्रोसेस होगा। क्लियर। तो अब एपोमिक्सिस को अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग तरीके से, है ना। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे कि जो इसमें एम्ब्रियो बनेगा पार्थेनोजेनेसिस से, ठीक है, या प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा रिप्रोडक्शन के लिए, उस आधार पे, उस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एपोमिक्सिस का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। एपोमिक्सिस को हम लोग दो बेसिक टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
और दूसरा हमारा एगैमोस्पर्मी। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, प्लांट का जो सोमेटिक बॉडी है, यानी उसका रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, उनसे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? सोमेटिक बॉडी पार्ट इज यूज्ड, है ना, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक, जैसे ग्राफ्टिंग करना, ठीक है, कटिंग करना, लेयरिंग करना, इस तरीके से जो भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो एंजियोस्पर्मी प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। अगर फ्लावर के किसी टिश्यू से, ठीक है, उसके टिश्यू से अगर आपके प्लांट्स या एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तब उसको आप किस में रखेंगे? एगैमोस्पर्मी। ठीक है, डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे फ्लोरल पार्ट यानी फ्लावर जो है, फ्लावर के टिश्यू से रिप्रोडक्शन होगा बिना फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी के, ठीक है, जबकि यहाँ किससे हो रहा है? सोमेटिक पार्ट से हो रहा है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर के कंपोनेंट्स यूज होंगे। अब कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? स्पेशली देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही यूज होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेचुरली यूज करके, मतलब नेचर में उसका इस्तेमाल हो करके अपने आप एम्ब्रियो नहीं बनता है ना, तो जो भी बनेगा वो फीमेल से ही बनेगा। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया ले रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला डिप्लोस्पोरी, तो डिप्लोस्पोरी है, उसके बाद एपोस्पोरी है। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा। डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी में एक ही इवेंट हो रहा है। क्या इवेंट हो रहा है? देखिए, एम्ब्रियो साइट डिप्लॉयड है और उससे डिप्लॉयड एग होगा, और डिप्लॉयड एग बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस के एम्ब्रियो बना लेगा। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। एम्ब्रियो से एग बन रहा है, एग बन रहा है, और फिर उस एग से एम्ब्रियो बन जा रहा है। ठीक है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो न्यूसेलस होगा, यानी ओव्यूल का जो मेन बॉडी होता है, इसको आप न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलर टिश्यू। तो न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, तो न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, न्यूसेलस सेल से मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती है। और नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है, और फिर वो मेगास्पोर फर्दर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होते हैं, जिससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल तो बना, लेकिन वो मियोसिस नहीं किया। बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस, वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में। अब जब एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होगा तो उसके सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, तो उसमें जो एग बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा। तो इसलिए डिप्लॉयड एग बना, और जब एग डिप्लॉयड होगा तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं रह जाती है, वो अपने अंदर पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकता है और इंड्यूस करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर मदर सेल से प्रोसेस आगे बढ़ा, जबकि यहाँ पे क्या है? एपोस्पोरी में डायरेक्ट जो न्यूसेलस का सेल है ना, न्यूसेलर सेल है जो कि डिप्लॉयड होता है, वो बिना मेगास्पोर मदर सेल बनाए, यहाँ तो मेगास्पोर मदर सेल बन रहा था, यहाँ कोई मेगास्पोर मदर सेल नहीं बन रहा है, और बिना मेगास्पोर मदर सेल बनाए डायरेक्टली एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना दे रहा है, और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना दे रहा है तो उसमें डिप्लॉयड एग बन जा रही है जो पार्थेनोजेनेसिस कर रही है। यानी लास्ट रिजल्ट दोनों में सेम है, सिर्फ शुरुआत का डिफरेंस है। यहाँ न्यूसेलस से डायरेक्ट डेवलप हो रहा है, जबकि यहाँ न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बनेगी और फिर वो एम्ब्रियो सैक बनाएगी बिना मियोसिस के। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एपोगैमी में क्या होगा? एपोगैमी में जो हमारा एम्ब्रियो सैक नॉर्मल बनता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, या डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, जो भी एम्ब्रियो सैक बने, उस एम्ब्रियो सैक में आपने पढ़ा है सिनर्जिड्स भी होते हैं, एंटीपोडल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल से हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम किस में रखेंगे? एपोगैमी। क्लियर? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी ओव्यूल जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पिस्टिल या गायनोशियम के ओवरी में जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल का न्यूसेलस, फ्यूनिकिल या इंटेगुमेंट डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी वहाँ पे न्यूसेलस, फ्यूनिकिल या इंटेगुमेंट के जो सेल्स होंगे वो कोई एम्ब्रियो सैक वगैरह नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट उनसे एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया एपोमिक्सिस एक खास तरीके से। अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो पी माहेश्वरी यानी पंचानन माहेश्वरी ने दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पी माहेश्वरी यानी पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग जो एपोमिक्सिस है उसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है।
एक आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस और दूसरा नॉन रिकरेंट। ठीक, तो पी माहेश्वरी को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो भारत में, इंडिया में जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का सबसे वास्ट स्टडी है और बहुत सारे उसमें जो रिसर्च हैं वो पी माहेश्वरी द्वारा किए गए हैं, इसीलिए इनको इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो एपोमिक्सिस को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है, बहुत आसान है इनका क्लासिफिकेशन। अगर देखिए एपोमिक्सिस में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एम्ब्रियो बनेगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, उसी बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो अगर इफ 2n एम्ब्रियो, अगर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड, ठीक है, तो अगर 2n एम्ब्रियो बन रहा है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे एपोमिक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकरेंट। और अगर हैप्लॉयड बन रहा है, इफ हैप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिकरेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, डिप्लॉयड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो रिकरेंट होगा, हैप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको हम लोग नॉन रिकरेंट में रखेंगे। क्लियर। अब आइए इंपॉर्टेंस की बात कर लें कि एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में हम जितने भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो सभी क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं वो सभी क्रॉप्स आज की डेट में हाइब्रिड हैं। और हाइब्रिड क्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ईल्ड प्रोडक्शन जिसको आप बोलते हैं ईल्ड, वो बहुत ज़्यादा होती है, उनमें बहुत सारे सुपीरियर क्वालिटीज़ होते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है, तो ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, एपोमिक्सिस जो क्रॉप प्लांट्स हैं आज की डेट में, है ना, फार्मर्स जो हमारे हैं, फार्मर्स जो क्रॉप यूज़ करते हैं, क्रॉप वैरायटी, वो हमेशा हाइब्रिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उनको क्या होता है, उनको मार्केट से हमेशा बाई करना पड़ता है। ठीक है, क्या चीज़ बाई करना पड़ता है, क्या खरीदना पड़ता है, हाइब्रिड सीड। ठीक है, हाइब्रिड सीड मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हेटेरोजाइगस कंडीशन में ज़्यादातर कैरेक्टर्स होंगे, तो उसको हम लोग हाइब्रिड सीड में रखते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड का एक ही ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अगर ड्रॉबैक की हम लोग बात करें तो इसका ड्रॉबैक ये है कि एक जनरेशन के बाद जो सीड हार्वेस्ट होता है प्लांट से, उसको हम लोग दोबारा नहीं ग्रो कर सकते। क्यों नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो मियोसिस होगी, और मियोसिस होगी तो कैरेक्टर्स फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो हाइब्रिड 100% हमें नहीं मिलता। जैसे अगर मेंडल के लॉ से चलें तो मान लीजिए 2 हाइब्रिड प्लांट है हमारे पास, ठीक है, तो 2 हाइब्रिड प्लांट है, तो इनको जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इनका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो अगली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आप देख सकते हैं 100% जहाँ हमारे हाइब्रिड थे पेरेंट्स, वहाँ जो ऑफस्प्रिंग बने हैं, ऑफस्प्रिंग्स में सिर्फ 50% ही हाइब्रिड है, एक डोमिनेंट मिल रहा है, एक रिसेसिव मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैरेक्टर सेग्रीगेट हो गए, और जब कैरेक्टर सेग्रीगेट होगा तो रिसेसिव कंडीशन वापस बन रही है, और रिसेसिव कंडीशन जब वापस बनेगी तो अगर इन्हीं सीड्स को हम कलेक्ट करके ग्रो कर देंगे अगली बार भी, तो हमारा प्रोडक्शन जो है क्रॉप का वो घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए मजबूरी है कि फार्मर्स को हर बार मार्केट से नया सीड खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर इन्हीं सीड्स को हम लोग एपोमिक्सिस से डेवलप कर लें, मान लो हाइब्रिड सीड बन गया है और उस हाइब्रिड सीड का जो प्लांट है उसको ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद उसमें हम कुछ केमिकल इंडक्शन या रेडिएशन वगैरह दे करके अगर हम उसमें एपोमिक्सिस को डेवलप करें, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के सीड्स डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, तो ये सेग्रीगेशन वाला प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि मियोसिस होगा नहीं। और जब सेग्रीगेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ऐसे सीड में कभी सेग्रीगेशन नहीं होगा, और फिर किसान जो है उसी सीड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक बार लगाया, प्लांट ग्रो किया, फिर सीड हार्वेस्ट किया, फिर अगली बार लगाया, फिर ग्रो किया, फिर हार्वेस्ट किया ना, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर्स का, जिसकी वजह से ईल्ड कभी घटेगी नहीं और किसानों को ये फायदा हो जाएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंस हमारा एपोमिक्टिक सीड को डेवलप करने का, इसीलिए साइंटिस्ट आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के एपोमिक्टिक सीड जो है वो डेवलप किए जा सके। ओके।